नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। क्या देश की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए कि पिछले 2 दिनों से आर्थिक मोर्चे पर सरकार एक्शन में नजर आ रही है और यहां तक कि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार स्टिमुलस पैकेज जारी करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। आज जी बिजनेस के सवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सभी विकल्पों पर चर्चा कर रही है और प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद स्टिमुलस पैकेज पर फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से ही ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। जेटली ने माना कि सोशल स्कीम्स के खर्चों में कटौती नहीं की जा सकती। इकोनॉमी को लेकर जो आप लोगों ने 2 दिन एक्सरसाइज की है सर, तो क्या शेयर कर सकते हैं कि क्या मेजर कंसर्न्स हैं और क्या कोई स्टिमुलस पैकेज जैसी कोई बात होने जा रही है इस तरह की? आपने कहा कि मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, तो इसलिए जब मैं सारी चर्चा के बाद सरकार में अन्य लोगों को और प्रधानमंत्री जी को कंसल्ट करने के बाद कोई कदम उठाने होंगे तो हम घोषणा कर देंगे। पहले स्पष्ट कर दूं कि जो लोग हल्ला कर रहे हैं, राजनीतिक दलों का आपने जिक्र किया, जब वो सरकार में थे तो 10 और 11% पे इन्फ्लेशन था। आज 3.26 पे वो हल्ला कर रहे हैं। जो स्टैट्यूटरी फिक्स्ड हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट रहता है वो 4% है। और मॉनसून के महीने में तो अक्सर वेजिटेबल प्राइसेस की वजह से बढ़ता है, ये स्पाइक पीरियड होता है। और अगर उस स्पाइक पीरियड में भी 3.26 है तो ट्रेडिशनल इंडियन स्टैंडर्ड से ये सीमित है। वित्त मंत्री कह रहे हैं महंगाई दर काबू में है। साथ ही साथ स्टिमुलस पैकेज पर उन्होंने साफ कहा राहत पैकेज प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद ही उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। मेरे साथ गुरचरण दास हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ चंद्रजीत बैनर्जी डीजी हैं सीआईआई के, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मिस्टर दास, बिफोर आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आई विल एक्चुअली रीड आउट सम नंबर्स टू यू। सर, द नंबर्स आर दैट जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड इन FY17 is 7.1%, which was in FY14 6.4%। साथ ही साथ जो बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ का ट्रेंड है सर, वो भी मैं एक नंबर्स आपको पढ़ देती हूं। जुलाई 2017 में 5.3% यानी कि 5.3%। 2016 जुलाई इट वाज 8.3%। 2015 July it was 8.4%. Similarly, if I read out the credit growth numbers, sir, जनवरी से लेकर जुलाई तक में, जनवरी जहां 3.5% था, वहीं जुलाई में 5.3%. These are the bank credit growth numbers that I'm talking about. And if I talk about jobs, employment, sir, then in July, September 2014, it was 1.6%, and October, December 2015, it was minus 0.2%. And when I talk about July, September 2016, it is 0.3%. Mr. Das, my first question to you is, do you think that with these numbers, the government is under pressure in the name of growth? मैं सही बताऊं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है इस वक्त मंदी है। We have a problem with our economy. The problem has been going on now for 8 quarters in a row, मतलब 2 सालों से चल रहा है। और ये जो डीमोनेटाइजेशन बीच में आई थी, इसने भी इसका बुरा असर हुआ है। और अब जीएसटी के से भी कुछ डिसरप्शन हो रहा है। लेकिन जो सही प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, वो है कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ एक सिलेंडर पे चल रही है। वो है डोमेस्टिक डिमांड, जो खरीदारी हम करते हैं, ये इस पे चल रही है। इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं हो रही। और एक्सपोर्ट्स की बुरी हालत है। कोई देश जो हाई ग्रोथ बनना चाहता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वायदा किया था कि वैसे दिन आएंगे जहां नौकरियां आएंगी, रोजगार आएगा, ये अभी नहीं हो रहा है। और 3 साल गुजर गए हैं ये गवर्नमेंट के, और ये प्रॉब्लम जो है मतलब हल नहीं किया। थोड़ा प्रोग्रेस है, जैसे अभी अरुण जेटली कह रहे थे कि इन्फ्लेशन डाउन है, वो सही बात है,
पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है नौकरियां, जॉब्स। और जॉब्स आएंगी अगर इकोनॉमी बढ़ेगी। और ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी वैसे प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट ने इनहेरिट किया था ये प्रॉब्लम, पर अभी तक इन्होंने वन माइंडेड, एकाग्रता के साथ नहीं इसको हल किया। मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़ा फेलियर है एक्सपोर्ट्स का। कोई देश जो 7-8% बढ़ना चाहता है वो एक्सपोर्ट्स के बिना नहीं कर सकता। और हमारे एक्सपोर्ट्स वो, और जो जब पीरियड तो अच्छा था हमारा पीरियड, एक किसे कहते हैं गोल्डन एज थी 2003 to 2011, उसमें एक्सपोर्ट्स 20% पर ईयर बढ़े थे। तो मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़ी फेलियर हमारी देश की है कि एक्सपोर्ट्स है। अब लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ें, कि दुनिया का इकोनॉमी भी वीक है, ग्लोबल इकोनॉमी मजबूत नहीं है। पर मैं उनसे कहूँगा कि इस वक्त अगर आप काउंट सब इकट्ठे मिलाएं, ग्लोबल ट्रेड जो है, दुनिया की ट्रेड, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स जो हैं, वो $17 ट्रिलियन हैं इस वक्त। और हिंदुस्तान का जो शेयर है, भाग हिंदुस्तान का है, वो 2% से भी कम है। एक जमाने में हिंदुस्तान वाज द लीडर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन अब दुखी की बात है, जो चीजें हम एक्सपोर्ट भी करते थे, जैसे टेक्सटाइल्स, इंडिया वाज अ वेरी बिग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, और हमारे जो लाइसेंस राज आया उसने उसको नष्ट कर दिया। और उसके बाद 91 में हमने इकोनॉमी खोली, पर हमने जो इंस्पेक्टर राज है, जो सोशलिज्म के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरी हटाई नहीं है। सस्पिशन हम कहते हैं, जो स्मॉल एंटरप्राइज है, जो टेक्सटाइल। अब ये देखिए, टेक्सटाइल पैकेज दिया, स्मृति ईरानी को मिनिस्टर बनाया, तो क्या नतीजा हुआ है वो टेक्सटाइल पैकेज का? टेक्सटाइल कैन बी अ मेजर इंजन फॉर ग्रोथ। तो मैं समझता हूं कि वी हैव टू, अब नया मिनिस्टर आए हैं, सुरेश प्रभु, लेट अस होप ही डज समथिंग, बट इंडिया हैज टू लुक आउटवर्ड्स। हम हमेशा, जो हमारी एटीट्यूड होती है दोहा राउंड में, एक्सपोर्ट जो ट्रेडिंग मीटिंग्स होती हैं, हम डरे हुए रहते हैं। हम नहीं सोचते कि जैसे हमारा एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर शुड बिकम एन एक्सपोर्टर, और हो भी सकता है, और हुआ भी है। 40 बिलियन थे हमारे एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर के, अब 20 बिलियन आ गए हैं। हम डरे हुए हैं, और हमें चाहिए कि भाई we can take on the world in exports. So one is exports, the other is infrastructure. जैसे सबसे बड़ी नौकरियां बढ़ी थी जब आफ्टर वाजपेयी अनाउंस द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। अब वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जिस दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता को कम किया, और स्टडी जो वर्ल्ड बैंक ने की है कि ये in the 5 kilometers radius of the golden quadrilateral तमाम नौकरियां बढ़ी हैं, तमाम इंडस्ट्रीज आई हैं। तो ये भी एक तरीका है, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इम्पोर्टेंट। और फाइनली मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा नौकरी क्रिएशन, जॉब क्रिएशन का मकसद है, वो है हाउसिंग। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन था कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर 2022, 2022 तक सबको घर मिल जाना चाहिए। अब ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारी नौकरियां बन सकती हैं, पर ये गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही। ये गवर्नमेंट 1000 चीज कर रही है, पर इस 3 साल गुजर गए हैं और ये इकोनॉमी पे रियल जो फोकस होना चाहिए था वो नहीं रहा है।
We have depended excessively on IAS officers. IAS officers do not understand how wealth is created by a country. And its excess dependence of Mr. Modi on civil servants instead of experts would have speeded up the process. But ultimately, the responsibility is with Mr. Modi. He is the Prime Minister. अब ये प्रधानमंत्री हैं और इन्हें फोकस करना चाहिए। मिस्टर दास, सबसे पहले तो इतनी खूबसूरती से और इतनी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने ये कहा कि एक्सपोर्ट फेलियर, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन के साथ साथ आपने हाउसिंग फॉर ऑल के लिए भी कहा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाउसिंग फॉर ऑल का 2022 तक का सपना था, यानी कि अब जब इस सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं, वो अब आपको पूरा होता हुआ दिखाई देता है सर, या फिर आपको लगता है कि वो पूरी तरह से डगमगा गया है? मुझे तो ऐसा लगता है थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग में, बट ये सबसे बड़ी डेफिसिट जो है वो है कि गवर्नमेंट, मोदी साहब भी सारे दुनिया के लीडर्स को मिलते हैं, पर टाइम ये चीज़ों पे अगर फोकस करें, हर रोज कितने घर बन रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर मैनेजर वो क्या कहता है, सीईओ, कि हर रोज मेरा ऑब्जेक्टिव कितना बड़ा है। सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव देश का है नौकरियां, और वो इसलिए मोदी जी को हमने इलेक्ट किया था प्राइम मिनिस्टर जी। तो अब हर रोज अगर मैं उनकी जगह होता तो आई वुड वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई वुड आस्क कि आज कितने घर बने हैं, कल कितने घर बने थे, कल कितने किलोमीटर आपने सड़कें बनाई थी, पावर कितनी इम्प्रूवमेंट पावर, इलेक्ट्रिक पावर की है। इन चीजों से नौकरियां बनती हैं। मिस्टर दास, आप क्या कहेंगे जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन पिछले करीब 10-12 महीने में, 10 महीने में कह सकते हैं कि ये वो 2 बड़े स्टेप्स हैं जो इस सरकार ने लिए हैं। दीज स्टेप्स आर एक्चुअली वेलकम्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, और ये भी कहा जा रहा है कि रुकिए, आप इसका असर आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। बट सर, क्या आप इन 2 स्टेप्स को बड़ा कारण मानते हैं इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल स्लोडाउन के लिए? ये 2 अलग चीजें हैं। डीमोनेटाइजेशन एक गलती थी, उसकी जरूरत नहीं थी, और मैं समझता हूं कि certainly 1% growth rate has come down because of demonetization. Now GST is a necessary step. ये ठीक चीज है। लॉन्ग टर्म ये अभी डिसरप्शन हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारा जो है इनफॉर्मल सेक्टर, उनको काफ़ी पीड़ा हो रही है, पर ये पीड़ा चली जाएगी। ये एकदम जो हम कर रहे हैं, जीएसटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म दिस गवर्नमेंट हैज डन, इट शुड गेट क्रेडिट। अब जीएसटी जो हमने किया है एक किस्म का फ्लॉड जीएसटी है, मतलब इसमें कमियां हैं। एक रेट होना चाहिए था, वही विजय केलकर ने कहा था, जो ऑथर हैं जीएसटी के आइडिया के। एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब गवर्नमेंट समझ गई है ये गलतियां हुई हैं, और गलती सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनको फेथ नहीं था जीएसटी में, और इन्होंने ये 28% रेट तो एकदम खराब बात की इन लोगों ने। एक मैक्सिमम 18 होना चाहिए था। इसमें कांग्रेस ने ठीक बात कही थी, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं हम ब्लेम कर सकते, जीएसटी काउंसिल डिजर्व्स मोस्ट ऑफ द ब्लेम फॉर दिस, बट आई होप कि ये 6 महीने में, 1 साल में ये चीजें हल हो जाएंगी, और लॉन्ग टर्म जीएसटी का बहुत फायदा होगा। लॉन्ग टर्म डीमोनेटाइजेशन का भी कुछ फायदा होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग कंप्लायंट हो रहे हैं और डिजिटल इकोनॉमी में भी जा रहे हैं। पर मेरा मतलब है कि इतनी पीड़ा जो देश को मिली है,
इतनी नौकरियां जो खत्म हो गई हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। ये और सब मिस्टेक कर सकते हैं। और अगर मैं होता मिस्टर मोदी की जगह, मैं तो कह देता कि भाई हमने बहुत अच्छी चीजें की हैं, इन्फ्लेशन को नीचे लाया है, बहुत कुछ किया है, पर ये गलती थी, ये डीमोनेटाइजेशन। तो वैसे लेट अस मूव ऑन। अब हो गई, सब लोग गलतियां करते हैं, ये भी इन्होंने एक गलती की और बहुत अच्छी चीजों भी की हैं। पर मैं समझता हूं कि द मिस्टेक ऑफ द लास्ट 3 years is not to have focused on jobs. अगर हर रोज हम उठें सब और सोचें इसके ऊपर, नौकरियां आ सकती हैं। यानी कि आने वाले सर 2019 में दोबारा से चुनाव होंगे, यानी कि अब मोदी सरकार के पास आप मानते हैं कि इस समय जागने की जरूरत है। 2 साल बचे हैं, आप फोकस कीजिए जॉब ग्रोथ पर, आप फोकस कीजिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन सब पर अगर फोकस करेंगे तो शायद बेटर होगा 2019 में उनके लिए। एक योगा में शब्द है एकाग्रता। एकाग्रता मीन्स सिंगल पॉइंटेडनेस। हमारे देश में अभी अगले 2 साल के लिए एक किस्म का एकाग्रता लेके हर रोज फोकस करना चाहिए कैसे नौकरियां आएंगी, और अगर कोई फोकस करेगा तो आएंगी भी। सर एक और चीज ये कि सीआईआई डिमांड कर रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना चाहिए। पिछले 1 साल में देखा जाए तो 1% का करीब रेट कट आरबीआई ने किया भी है, लेकिन उसके बावजूद जो क्रेडिट ग्रोथ ऑफटेक है उसे किसी तरह का कोई बूस्ट नहीं मिला है। तो क्या सर अब 100 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट सीआईआई डिमांड कर रही है वो होना चाहिए, और आपको लगता है कि दिस विल एक्चुअली बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी? बिल्कुल, CIA is absolutely right. Surjit Bhalla has been saying this from the beginning, और मैं भी सहमत हूं कि हमारा रियल जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ऊंचा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गई है। तो मैं तो इफ आई वर इन रिजर्व बैंक्स प्लेस, अगर मैं होता वहां तो मैं अनाउंस कर देता 100 बेसिस पॉइंट्स इज राइट, CIA इज करेक्ट। सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि पिछले दिनों पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान छू रहे थे। इफ आई टॉक अबाउट मुंबई, 80 रुपए पर लीटर पर वहां पेट्रोल मिल रहा था, और जिस तरह से स्टेट्स डिफरेंट रेट लगा रहे हैं, यहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोल प्रोडक्ट्स, डीजल पर, इन सब पर। उसके बाद जेटली साहब ने आज कहा कि जिन स्टेट्स को कम करना है उन्हें कम कर देना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर ऐसे में डू यू think that government should actually take a stand and petroleum products should come under GST now? Absolutely. Everything should be under GST, including liquor. If you want to bring liquor also into GST, you should. Every economic transaction, including prostitution, should be under GST. जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरचरण दास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बेबाक बातचीत के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। थैंक यू सो मच। और अब हमारे साथ चरणजीत भी हैं सीआईआई से। उनसे चरणजीत, यू नो व्हाट इज सीआईआई's व्यू एक्चुअली ऑन करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज FM has called a meeting today to review it and PM was scheduled to take the meeting, but FM actually looked into it. लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ आपको मालूम है कि 5.7 था, और हमको आगे जाते हुए यही हम लोग का कोशिश है, इंडस्ट्री से कोशिश है, हम गवर्नमेंट का साथ भी क्लोजली काम करेंगे कि जैसे कि इस ग्रोथ को हम कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, हाउ कैन वी टेक इट नॉट। सर लेकिन ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ रेट जो है वो 5% पर आ गया है। इंडस्ट्री का इस पर क्या कुछ व्यू पॉइंट है, एंड व्हाट इज एक्चुअली इंडस्ट्री सजेशन टू द गवर्नमेंट?
हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि जस्ट कि दैट वी आर ओनली सेइंग दैट एवरी दैट देयर इज गोइंग टू बी अ स्टैग्नेंसी इन ग्रोथ रेट. आई थिंक वी शुड नॉट ओवरप्ले सम ऑफ दीज. There obviously we'll need to get out of a lower growth cycle. We do all want to go to a much higher growth cycle. There are certain things to be done. जैसे कि हम बता रहे हैं कि fresh investments को बढ़ा देने के लिए, interest rate को कम करने के लिए, वो एक बहुत ही important issue है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सेंट्रल बैंक RBI को भी हम काफ़ी बार हमारे ये उम्मीदें हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम किया जाए, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट फॉर आजकल जो क्रेडिट मिल रहा है स्पेशली द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, वो काफ़ी चैलेंज्ड है. एंड हम वो क्षेत्र को भी हम काफ़ी फोकस करना चाहेंगे. सो availability of credit and availability of credit at competitive rates is going to be most important. Also Mr. Banerjee, jobs जो हैं, नौकरियां जो हैं, वो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर. जॉब्स नहीं क्रिएट की जा रही हैं, बहुत बड़ा कंसर्न है सरकार के लिए भी. सिर्फ 1.5% है जॉब ग्रोथ. What industry can actually do to create jobs and what help does it need from the government? सो दो तीन चीज़ें हैं. नंबर वन, एक्चुअली जॉब्स आएंगे जब ग्रोथ रहेंगे. ग्रोथ को अगर हम पुश कर सके, वी विल हैव टू सी दैट देयर इज मोर एक्टिविटी इन द इकोनॉमी. एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ग्रोथ से हम कोशिश करेंगे कि आगे जाते हुए वी सी मोर जॉब्स एंड नॉट दैट इज वन. सेकेंड, कुछ चीज़ें हैं ये जॉब्स से, फॉर इंस्टेंस इज it's a combined responsibility. It's a responsibility also of everybody in the industry to see how we can see that this entire challenge, which is a very important challenge आज हमारे देश का सामने जो है, काफ़ी सारे countries का सामने है, as to how do we deal with the issue of jobs. So और एक चीज़ है इसमें जी, fixed term employment के जैसे हमने किए थे apparel टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऐसे हम अगर कुछ अक्रॉस द सेक्टर्स कर सकते हैं तो इजीली वी विल सी वो सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा, वो सेक्टर्स में जॉब्स भी ज़्यादा आएंगे. सो देयर आर डेफिनेट अपॉर्चुनिटीज़ विच वी सी आगे जाते हुए कैसे हम जॉब्स को लेके आ सकते हैं. ऑल्सो चंद्रजीत, डीमोनेटाइजेशन जो है वो बहुत ही अहम डिसीजन था जो सरकार ने अपनी तरफ से लिया था, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर, उसमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जॉब्स वर लॉस्ट. व्हाट नीड्स टू बी डन टू एक्चुअली रिकरेक्ट द सिचुएशन? सो ऐसा देखिए कि देयर हैज some of the issues आपने जो बताया डिमोनेटाइजेशन के, we have been able to what should I say, we have been able to जो effectively हम उसको मतलब we have been able to deal with it. आज वो जो कैश का जो issues था वो काफ़ी completely we have been able to deal with, and the effect of it is not really seen at this point in time. We have been able to overcome that, but आगे जाते हुए what we need to see is we are able to have a smooth transition to a GST. India has to be number one a tax paying nation. हमको tax paying nation होना चाहिए. We should be a tax compliant nation. इसके ऊपर ध्यान हमको जरूर देना है. And today if we are being able to move towards a cashless economy or a less cash economy, there are certain pains that one has to go through. I do think we have gone through that to a great extent. And बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रजीत बैनर्जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.